हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें यूनिट 1 चल रही थी। और यूनिट 1 का हम जो पार्ट फैमिली का जो पार्ट 1 है वो हमने ख़त्म कर दिया है और हम फैमिली का पार्ट 2 देखेंगे। यानी परिवार क्या है वो तो हम जान चुके हैं, लेकिन भारत में परिवार के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किस दृष्टि से परिवार को देखा जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत में देखिए परिवार का जो तात्पर्य है वो संयुक्त परिवार से ही इसको लिया जाता है। ठीक है, भारत में परिवार का मतलब ही क्या है, संयुक्त परिवार। यहाँ पे एकाकी परिवार था ही नहीं, लेकिन बाद में जब पश्चिमी सभ्यता से हमारा परिचय हुआ और धीरे धीरे जो विदेशी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमने देखना शुरू किया, वहाँ की फैमिली सिस्टम क्या है देखना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें लोगों को ज़्यादा आज़ादी मिल रही। ठीक है, और इसके अलावा संयुक्त परिवार में कुछ दोष भी व्याप्त थे, जैसे घर में झगड़े वगैरह होना। ठीक है, बहुत बड़ा परिवार होता था तो कुछ ऐसे रिश्ते भी होते थे जिसको लेकर अक्सर झगड़े लड़ाई होते रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत फेमस थी, जैसे आपने देखा होगा ससुराल में सास बहू का झगड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें जो थी लोगों के दिमाग में इफ़ेक्ट डालती रही कि हाँ, इतना ज़्यादा झगड़ा करने से अच्छा है, इतना ज़्यादा तनाव लेने से अच्छा है कि हम अलग एक नई फैमिली में जाकर रहने लगे। ठीक है, और जब ये शुरू हुआ तो बहुत तनाव हुआ, समाज में बहुत तनाव व्याप्त हो गया था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पड़ी थी कि जो बच्चे अपने फैमिली को छोड़कर अलग हो जा रहे हैं उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाद में जब फिर से उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, तो कई सालों के बाद, लगभग 20 सालों के बाद ये चीज़ आई कि संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति अलग हो जा रहा है उसको भी संपत्ति मिलेगी। ठीक है, जो कोर्ट था उसने ये फैसला सुनाया कि उसको भी संपत्ति मिलेगी। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में जो जो संशोधन हुए उसको मैंने बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में परिवार का जो तात्पर्य है वो क्या है, वो संयुक्त परिवार है। और भारत में प्रारंभिक समय से ही एकल परिवार व्याप्त नहीं थे, व्याप्त क्या था, संयुक्त परिवार। ठीक है, लेकिन एकल परिवार पश्चिमी सभ्यता से जो हमारा संपर्क हुआ, जो हमने अलग अलग कंट्रीज़ में फैमिली सिस्टम को देखा, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ हुई कि संयुक्त परिवार में रहकर जो तनाव है, जो प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, इसको दूर करने के लिए संयुक्त परिवार से हमको अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर अलग होने की परंपरा शुरू हुई। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा। ठीक है, मैक्स मुलर ने क्या कहा कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा यानी प्राचीन काल से ही भारत में व्याप्त है। के एम फणिक्कर का कहना है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं है बल्कि संयुक्त परिवार है। उन्होंने क्या कहा, भारतीय समाज की इकाई संयुक्त परिवार को उन्होंने माना है। ठीक है, के एम कपाडिया ने पीढ़ियों की गहराई, यानी पीढ़ियाँ कितनी गहरी हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियाँ हैं कि 8 पीढ़ियाँ हैं, कितनी ज़्यादा पीढ़ियाँ हैं उसके आधार पर वो संयुक्त परिवार मानते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य जब एक साथ रहेंगे तो ही उसको हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि कितनी पीढ़ियों के बारे में के एम कपाडिया ने कहा था कि इतनी पीढ़ियों के लोग रहेंगे तो हम उसको संयुक्त परिवार कह सकते हैं, तो उसको हम 3 पीढ़ियाँ गिनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त परिवार की देखिए परिभाषाएं कुछ हैं और एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी हैं, तो आप देख लीजिए इसको। आई.पी. देसाई का कथन है कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए संयुक्त परिवार की संरचना का बोध होता है कि जिसमें एकाकी परिवार से ज़्यादा पीढ़ियों के लोग रहते हों और एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकार एवं कर्तव्य द्वारा बंधे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे स्तरीकरण होता है, कुछ के पास अधिकार है, कुछ के पास कर्तव्य है। कोई व्यक्ति बहुत अधिकार जमा रहा है अपने से छोटों पर, तो उस पर भी कुछ लोग अधिकार जमाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बंधन होता है। इरावती कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, जो एक सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक फैमिली है, एक ऐसे लोग हैं, कई पीढ़ियों के लोग एक बड़ी फैमिली बनाते हैं और उनका एक ही घर होता है, एक ही रसोई में उनका पूरा खाना बनता है। ठीक है, चाहे फैमिली में 50 मेंबर हो, लेकिन खाना एक ही जगह बनता है। ठीक है, और उसी तरह से संपत्ति भी होती है, उनकी एक सामान्य संपत्ति होती है जिसका मुखिया जो होता है, मालिक जो होता है, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। ठीक है, और उसी से परमिशन लेकर अन्य जो लोग होते हैं वो लोग संपत्ति को खर्च करते हैं। ठीक है, पूजा, सामान्य पूजा होता है, एक ही घर में, घर जो होता है उसमें एक ही पूजा का स्थान होता है, सब लोग उसी में
बारी बारी से पूजा करते हैं। और उसमें क्या होता है, नातेदारी से विशिष्ट संबंध होता है, यानी उनके नातेदारों को ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो इसमें नातेदारी का भी उल्लेख किया है किसने, इरावती कर्वे ने। ठीक है, परिभाषाओं का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कुछ कीवर्ड्स ले लिए जाते हैं और उस कीवर्ड्स के आधार पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, वे संयुक्त परिवार या फिर विस्तृत परिवार कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक बड़ा परिवार होता है और 3 से ज़्यादा पीढ़ियों के लोग होते हैं और उनमें क्या होता है, वो एक दूसरे से जुड़कर मिलकर रहते हैं। ठीक है, वो एक गृहस्थ समूह के रूप में रहते हैं। ये बात किसने कही है, श्रीनिवास ने। ठीक है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखिए, सामान्य संपत्ति होती है उनकी, यानी चाहे जितने मेंबर हो जाए परिवार में, चाहे 200-500 मेंबर हो जाए, लेकिन उनकी जो संपत्ति होती है वो सामान्य होती है। ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है उसमें से लेकर वो अपना यूज़ करता है। ठीक है, कर्ता से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जो मुखिया होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। बड़ा आकार, तो संयुक्त परिवार में अगर 3 पीढ़ियाँ या फिर उससे ज़्यादा, 3 तो न्यूनतम पीढ़ी है। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार के बारे में कहा जाता है कि मिनिमम 3 पीढ़ियों के लोग संयुक्त परिवार में होने चाहिए, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सामान्य निवास देखिए क्या है, सामान्य निवास उनका निवास स्थान एक ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए दूसरा घर है, किसी के लिए तीसरा घर है, ऐसा नहीं है कि पास पास सभी घर है। एक बड़ा घर होता है, उसी में सब लोग रहते हैं। सहयोगी भावना होती है, एक दूसरे से सहयोग करने की भावना होती है। ठीक है, और इसी सहयोग के आधार पर काम होता है। ऐसा नहीं कि सभी कोई व्यक्ति कमा रहा है तो बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। जैसे नई दुल्हन है, नई बहू है, तो वो अपना एक अलग काम करेगी। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो अलग काम करती हैं। ठीक है, जो बुज़ुर्ग पुरुष हैं वो अलग काम करते हैं, वो मुखिया के रूप में, मालिक के रूप में घर को डील करते हैं। ठीक है, जो यंग लोग हैं वो कमाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और इसी तरह से जब महिलाएं काम करती हैं तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बच्चों को पालती हैं। इस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है, उसको वही कार्य देकर अन्य लोगों की सहायता की जाती है। कर्ता की प्रधानता, इसमें देखिए जो कर्ता होता है, जो मुखिया होता है, उसकी प्रधानता होती है। हम संयुक्त परिवार से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते तब तक जब तक हम परमिशन ना ले लें। जो मुखिया होता है, कर्ता होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। ठीक है, सामान्य पूजा होता है, तो सभी लोग एक ही स्थान पर, पूजा स्थान पर बैठते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है, सामान्य रसोई घर होता है, उनका एक ही रसोई होता है, ऐसा नहीं कि इनकी रसोई अलग है। ठीक है, और उनकी अलग है। सामान्य रसोई घर होता है। अधिकार एवं दायित्व होता है, संयुक्त परिवार में अधिकार एवं कर्तव्य होता है। कुछ लोगों के पास अधिकार होता है, कुछ लोगों के पास कर्तव्य होता है। ठीक है, कुछ के पास अधिकार एवं कर्तव्य दोनों होता है। तो इस तरह से संयुक्त परिवार में विशेषताएं पाई जाती हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार देखिए क्या है, एडी रास ने संयुक्त परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला क्या है, संयुक्त परिवार, दूसरा लघु संयुक्त परिवार, तीसरा नाभिक परिवार और चौथा है आश्रितों युक्त नाभिक परिवार। अब संयुक्त परिवार में क्या है, मिनिमम 3 पीढ़ियाँ और अधिकतम कितने भी पीढ़ी के लोग एक साथ रह सकते हैं। लघु संयुक्त परिवार में क्या है कि 2 भाई होते हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनके जो बच्चे हैं, यानी दोनों फैमिली जो है, ठीक है, 2 न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रह रही है, दोनों भाई हैं, तो वो क्या है, वो लघु संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार तो है लेकिन बहुत छोटा है। नाभिक परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, ये भी छोटा ही होता है। आश्रितों युक्त नाभिक परिवार में क्या है कि एक नाभिक परिवार है, एक न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें कोई आश्रित व्यक्ति आ जाता है उन पर। जैसे व्यक्ति है, उसकी बहन आ गई, विधवा है, तलाकशुदा है, तो आश्रितों युक्त नाभिक परिवार हो गया वो। ठीक है, हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग 1961 ईस्वी में, हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग ये 1961 में लिखी गई और इसी पुस्तक में 4 प्रकार के परिवार बताए थे। किसने, रास ने बताए थे। ठीक है, आई.पी. देसाई का वर्गीकरण देखिए क्या है, एकल परिवार, यानी जो परिवार एकल है, पति पत्नी और उनके बच्चे हैं, एकल परिवार हो गया। प्रकारात्मक परिवार, ठीक है, इसमें क्या है कि जो कार्य कर रहे हैं लोग, कार्य के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं, वो हो गया। ठीक है, संयुक्त संपत्ति उनकी हो गई। ठीक है, यानी संपत्ति के आधार पर जो संयुक्त हैं। ठीक है, देखिए कोई भी परिवार होता है, संयुक्त परिवार, तो एक ही आधार पर नहीं जुड़ा होता है कि हाँ बस सब भौतिक रूप से हैं और कोई नहीं। उसमें कार्यों के आधार पर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संपत्ति के आधार पर भी जुड़े होते हैं। ठीक है, हर प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, सीमांत संयुक्त परिवार क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है, 200 लोगों की फैमिली है और उसमें से कोई न्यूक्लियर फैमिली है जिसको जॉब मिल गई। ठीक है,
तो वो जॉब करने वहाँ पे जाएगा जहाँ उसकी जॉब है, जाता है वहाँ पे जॉब करता है, और जैसे कोई त्यौहार आता है फिर छुट्टी होती है वो चला आता है संयुक्त परिवार में। ठीक है, तो ये सीमांत संयुक्त परिवार है, ये समय समय पर आते जाते रहते हैं, ये इसमें रहते नहीं हैं परमानेंटली। पारस्परिक संयुक्त परिवार क्या है? जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, जिनमें अंतःक्रिया होती है, उसके आधार पर जो संयुक्त होते हैं वो होते हैं। एम कपाडिया का वर्गीकरण क्या है? पहला एकल परिवार यानी पति पत्नी और बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली है ये। एकल परिवार विवाहित पुत्रों के साथ, यानी जो व्यक्ति है, पति पत्नी और बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तो उनके भी जब पति पत्नी और बच्चे साथ में रह रहे हैं तो क्या है? एकल परिवार विवाहित पुत्रों के साथ। ठीक है, इसको रास ने कहा है लघु संयुक्त परिवार। ठीक है, अब एक रेखी वंशज परिवार में क्या है? संयुक्त परिवार में मान लीजिए दादा हो गए, ठीक है, उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, इनके परिवार एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, इनके पति पत्नी बच्चे, फिर इनके, इस तरह से क्या है ये, इस तरह जब वंशज के रूप में ऐसे चलता है, एक रेखा के रूप में चलता है, दादा है, फिर उनके पुत्र है, फिर उनके पुत्र हैं, फिर उनके पुत्र हैं, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा मुखिया जो हो गया, तो एक रेखी वंशज परिवार उसको कहते हैं। भिन्न शास्त्रीय संयुक्त परिवार देखिए क्या है? भिन्न शास्त्रीय संयुक्त परिवार में आता है कि अलग अलग जो चीज़ें वर्णित हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें केवल एक रेखा के रूप में नहीं चलेगा। मान लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके पास एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्री भी साथ में रह सकती है, या फिर उनके भी कोई रिश्तेदार हैं वो भी साथ रह सकते हैं, तो ये हो गया। और आश्रित युक्त जो संयुक्त परिवार होता है उसमें मैंने आपको पहले से ही बताया था कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक फैमिली होती है जिसमें कोई आश्रित व्यक्ति भी आ जाता है। ठीक है, और इसमें संयुक्त परिवार की बात की गई है, तो हो सकता है कि वो फैमिली 2 भाइयों की हो या फिर और ज़्यादा मेंबर्स उसमें हो, लेकिन उसमें आश्रित व्यक्ति ज़रूर होता है। जैसे विधवा हो गया, कोई विधवा हो गई, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जिसकी शादी नहीं हुई है, जो भी स्टडी कर रहा है, तो वो भी अगर उस फैमिली में है तो आश्रित है। MS गोरे के अनुसार संतानीय संयुक्त परिवार, भ्रातृक संयुक्त परिवार और मिश्रित संयुक्त परिवार। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि संतानीय, भ्रातृक और मिश्रित। ठीक है, संतानीय क्या होता है कि माता पिता अपने विवाहित बच्चों के साथ, यानी कोई व्यक्ति है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो पहले न्यूक्लियर फैमिली में रहता था, लेकिन बच्चों की जब शादी हो गई तो बच्चों के फैमिली के साथ अगर कोई रह रहा है तो संतानीय संयुक्त परिवार है वो। ठीक है, भ्रातृक संयुक्त परिवार क्या है? 2 भाई हैं और उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे साथ में, ठीक है, तो उनकी फैमिली, यानी 2 भाइयों की जो फैमिली है, एक ही घर में रहती है, एक ही रसोई बना हुआ भोजन करती है, एक ही उनकी संपत्ति है, तो ये क्या है? भ्रातृक संयुक्त परिवार है। आपने देखा होगा कि 2 भाई मिलकर कोई बड़ा बिजनेस भी करते हैं, तो उनकी जो अर्निंग होती है वो एक ही व्यक्ति देखता है, ठीक है, और उसमें कोई अलगाव नहीं होता है कि आपका ये है, हमारा ये है। मिश्रित संयुक्त परिवार में क्या है? इसमें संतानी और भ्रातृक दोनों मिले हुए होते हैं। अब देखिए पोलिन कोलेंडा ने 5 प्रकार के परिवार बताए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है न्यामिक परिवार। तो न्यामिक परिवार में क्या है? बच्चे के साथ या फिर बिना बच्चे के दंपति, ठीक है, यानी कोई पति और पत्नी है, उनके बच्चे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो उनको न्यामिक परिवार कहते हैं। संपूरक न्यामिक परिवार में क्या होता है कि किसी न्यामिक परिवार को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है कि कोई न्यामिक परिवार है, और साथ ही साथ उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है, और या फिर अविवाहित बहन है, ठीक है, या फिर विधवा बहन है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी साथ में है जो कि इन पर आश्रित है। ठीक है, फिर है उपन्यामिक परिवार। उपन्यामिक परिवार में क्या है कि अविवाहित बच्चे जो होते हैं किसी आश्रित व्यक्ति के साथ होते हैं, जैसे कि विधवा हो गई, ठीक है, या फिर कोई तलाकशुदा महिला हो गई, तो उस आश्रित व्यक्ति के साथ जब उपनामिक परिवार के बनाते हैं लोग, ठीक है, जैसे कोई विधवा है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं और इनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, और ये क्या कर रही है? अपना कुछ काम करती है और इन बच्चों को पालन पोषण करती है, तो वो क्या है? उपनामिक परिवार कहलाएगा। फिर क्या है? एक व्यक्ति परिवार, ठीक है, एक व्यक्ति परिवार में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति इसमें होता है परिवार में, ठीक है। और संपूरक नामिक परिवार में देखिए क्या है? संपूरक नामिक परिवार में होता क्या है कि कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जो कि क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, ठीक है। आश्रितों का जो समूह, जो परिवार होता है, जैसे कोई तलाकशुदा व्यक्ति हो गया, तलाकशुदा महिला हो गई या फिर विधवा महिला हो गई, वो अपनी विधवा सास के साथ रह रही है, तो वो क्या है? वो संपूरक उपनामिक परिवार है, ठीक है। कोलिंडा ने बोला है, तो इसमें देखिए नाम ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नाम उन्होंने नहीं बताया है।
इरावती कर्वे ने भाषाई भिन्नता के आधार पर परिवार के प्रकार बताए हैं। तो पहला है भारोपी परिवार। भारोपी परिवार में उत्तर भारत की भाषाएं आती हैं। इसमें कठोर जाति व्यवस्था पाई जाती है, गोत्र संबंधी नियम पाए जाते हैं, ठीक है, नातेदारी का पालन किया जाता है और संबंध जो होते हैं इसमें थोड़ा अलग ढंग के होते हैं। ग्राम बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, ऐसे संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। पितृवंशिता यहाँ पे स्पेशल पाई जाती है, मातृवंशिता का कोई इसमें परिचय नहीं मिला है। परिहार और परिभाष संबंध पाए जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तर भारत के जितने भी संबंधों में जो विशेषताएं हैं वो सब इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे परिहार संबंध, परिहास संबंध क्या है। परिहार संबंध का मतलब होता है कि जो जीजा साली के बीच में या फिर कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें हंसी मजाक का संबंध होता है, वो परिहास संबंध है। और इसकी जो अवधारणा है वो दिया है रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है। परिहार संबंध की अवधारणा टायलर ने दिया है। और इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिससे हम दूरी बनाकर रहते हैं, जैसे बहू और ससुर के बीच में बहुत दूरी होती है, ठीक है, उनको देखते ही तुरंत पल्लू लेना पड़ता है। जेठ और जो भाई की पत्नी होती है उसके बीच में बहुत दूरी होती है, देखते ही तुरंत पर्दा करना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे दूरी होती है, उनको देखकर लोग हट जाते हैं, छिप जाते हैं या फिर अपने आप को ढक लेते हैं। द्रविड़ परिवार देखिए दक्षिण भारत का परिवार है और इसमें नातेदारी में विवाह होते हैं और स्थान के अनुसार मातृवंशिता और पितृवंशिता दोनों पाए जाते हैं। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा का भी प्रचलन है, ठीक है। यहाँ पे जो विवाह होता है वो नातेदारी में ही कर लिया जाता है, यानी मामा के लड़के से शादी हो सकती है, बुआ की लड़की से शादी हो सकती है या फिर कोई और रिलेशन हो गया तो उसमें आसानी से शादी लोग कर देते हैं, ठीक है। आग्नेय एशियाटिक परिवार जो होते हैं वो जनजातियों में पाए जाते हैं और इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की प्रथाएं परंपराएं हैं। कुछ ऐसे देवी देवताओं के नाम हैं जो हमने नहीं सुने होंगे, वो स्थानीयता की वजह से पनप जाते हैं, ठीक है। और माता की प्रधानता के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातृवंशिता पाई जाती है, ठीक है। इरावती कर्वे की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1955 में लिखी गई थी और हिंदू सोसाइटी 1961 में लिखी गई थी। तो ये 2 पुस्तकें हैं उनकी। इसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने नातेदारी की बात की कि पूरे भारत में कौन से स्थान पर कैसी नातेदारी है। उन्होंने घूम घूम कर नातेदारी के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें पता लगाई, ठीक है। और हिंदू सोसाइटी में उन्होंने जो हिंदू सोसाइटी है, जो जाति व्यवस्था है, स्पेशली उन्होंने जाति व्यवस्था पर फोकस किया था। परिवारों के कुछ प्रकार देखिए क्या है। ओक्का, ओक्का जो होता है ये मैसूर के कुर्ग में पाया जाता है और ये पितृवंशी संयुक्त परिवार है, ठीक है। इसका उल्लेख श्रीनिवास ने किया था। श्रीनिवास ने परिवार का जो संयुक्त परिवार का एक प्रकार बताया था ओक्का, ठीक है। और उन्होंने मैसूर के कुर्ग में जो उन्होंने जहाँ पे स्टडी की थी उसी में उन्होंने ये परिवार बताया था। इल्लम क्या है देखिए, ये दक्षिण भारत के नमूद्री ब्राह्मणों में पाया जाने वाला पितृवंशी संयुक्त परिवार है जो अपनी संपत्ति को अविभाज्य रखते हैं, ठीक है। यानी लोग ऐसे शादी करते हैं कि संपत्ति उनकी जो हो वो अविभाज्य हो। जैसे कोई व्यक्ति है, इल्लम में क्या है 5 भाई हैं और सबसे बड़े भाई के पास संपत्ति है। मान लीजिए बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो पत्नी है उसको किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करने देते ये लोग स्वयं ही 3-4 भाई जो बचे हैं वो लोग शादी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि संपत्ति जो होती है वो अविभाज्य हो जाती है, फिर से उनकी फैमिली में ही रह जाती है। तारवाड़ देखिए क्या है, ये नायर जनजाति में पाया जाने वाला मातृवंशी संयुक्त परिवार है और इसमें कोई भी विवाहित संबंधी नहीं पाया जाता। पति पत्नी और पिता पुत्र जैसे संबंध नहीं होते, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नायर जनजाति के लोग जो होते हैं शादी चेहरा को ढक कर दी जाती है और उसके बाद जो दूल्हा होता है वो अपने घर चला जाता है, दुल्हन अपने घर चली जाती है, फिर वो एक दूसरे से नहीं मिलते और ये संबंध बनाते हैं किससे, नमूद्री ब्राह्मणों से। और उनसे होने वाली संपत्ति, उनसे होने वाले जो संतानें होती हैं वो नायर जनजाति में आते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, इसीलिए पति पत्नी और पिता पुत्र जैसे रिश्ते इसमें नहीं पाए जाते। तारवाड़ बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी। कीबोर्ड जो देखिए क्या है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कहाँ का ये क्या है ये, ठीक है। इसको जाति के रूप में, प्रजाति के रूप में अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये इजराइल का एक सामुदायिक परिवार है, यानी ये कोई स्पेशल परिवार नहीं है कि हाँ इनके वंशज इसमें केवल रहेंगे, ये इनका परिवार है। इसमें पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो एक पूरा समुदाय ही क्या है, एक परिवार के रूप में देखा जाता है कि हाँ ये है। और ये ज़्यादातर मलिन बस्ती की तरह होता है और वो एक ही जगह पर रहते हैं कि मान लीजिए एरिया यहाँ पर केवल खाना बनेगा, ठीक है, तो सभी लोग मिल के अपने हिसाब से बनाते हैं, खाते हैं और फिर वो खाना सब में बंटता है, सब उसी से अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर परिवार नहीं होता है। मचोंग देखिए गारो जनजाति में विद्यमान मातृवंशी संयुक्त परिवार है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इनमें से कौन मातृवंशी संयुक्त परिवार है, तो मचोंग है, ठीक है। और ये गारो जनजाति में पाया जाता है।
और इसमें क्या होता है, उत्तराधिकार सबसे छोटी लड़की को मिलता है, जो उस एरिया में, जो अपने परिवार में सबसे छोटी लड़की होगी, ठीक है, एरिया नहीं, परिवार में जो सबसे छोटी लड़की होगी उसको मिलेगा। फिर उसकी जो सबसे छोटी लड़की होगी वो उसको ट्रांसफ़र करेगी, फिर उसकी जो छोटी लड़की होगी उसको। इस तरह से संपत्ति का हस्तांतरण होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन है परिवार के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार ही है। के एम फडिक्कर ने कहा है कि अगर हम भारत में परिवार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति होती है अति निम्न होती है, ये के एम फडिक्कर ने कहा है। परिवार का कानूनी आधार विवाह है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार क्या है, विवाह है। विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है, ये कहा है मैलिनोवस्की ने। यहाँ पर टाइपिंग करना मिस्टेक हो गई है थोड़ा, ठीक है। विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है, ये मैलिनोवस्की का कथन है। अब देखिए ट्राटस्की का कथन क्या है, नातेदारी ही सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल है, ये मार्गन ने कहा है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसने कहा है कि नातेदारी ही सामाजिक संबंधों का मूल्य है, या फिर सभी सामाजिक संबंध नातेदारी से ही जन्म लेते हैं, किसने कहा है, ये मार्गन ने कहा है, ठीक है। तो इसको किसी भी प्रकार से घुमा दे, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ट्राटस्की ने देखिए क्या कहा है, पुरुषों के अहमवाद को समझने की कोई सीमा नहीं है। संसार को समझने के लिए हम इसको स्त्रियों के चक्षुओं से देखना होगा, ठीक है। तो ये ट्राटस्की ने कहा है कि अगर पुरुषवाद का हमको आलोचना करना है तो स्त्री की दृष्टि से देखिए। मार्गन ने क्या कहा है, परिवार एवं नातेदारी के विकास में स्त्रियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्गन ने, अभी देखिए मार्गन ने क्या कहा था, नातेदारी ही सभी प्रकार के संबंधों का मूल है, ठीक है। अभी फिर मार्गन ने कहा है कि परिवार एवं नातेदारी का विकास स्त्रियों, इसमें जो होता है स्त्रियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। मार्गन के दोनों कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेडरिक एंजल्स ने देखिए क्या है, समाजवादी समाजों में परिवार नाम की संस्था का को निर्मूल कर देना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि समाजवादी समाजों में परिवार नाम की संस्था को निर्मूल कर देना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये मार्क्स के समर्थक थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि परिवार जो है वो साम्यवादी समाजों में नहीं होना चाहिए, यानी इन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए कि परिवार का सपोर्ट नहीं किया है एंजल्स ने भी, ठीक है। लुंडबर्ग ने परिवार अपने पूर्ण विकास के कगार पर है। लुंडबर्ग ने क्या कहा है, परिवार अपने पूर्ण विकास के कगार पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वुल्फ ने कहा है कि परिवार बच्चे के जन्म के 1-2 साल तक जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है, यही उसका एकमात्र प्रकार है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट कोटेशन है। वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की विवाह में, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। पार्सन्स ने कहा है कि परिवार की मुख्य व्याधिकी इकाई एकाकी परिवार का अपने बृहद नातेदारी समूह से पृथक हो जाना है। ये पार्सन्स का कोटेशन है और कई बार आ चुका है, आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। काम्पटन ने कहा है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है, ठीक है, ये भी है। परिवार को इन्होंने सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला कहा है। लेवी स्ट्रास ने कहा है कि विवाह द्वारा बंधुता समूहों में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। तो इन्होंने विवाह को समर्थित किया कि विवाह के द्वारा ही जो समाज होता है उसकी संरचना होती है वो चलती है। ये मैंने लेवी स्ट्रास की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। परिवार संबंधी महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। संयुक्त परिवार की प्रकृति क्या है, समाजवादी है। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी है, ठीक है, समाजवादी है कि राजतांत्रिक है कि प्रजातांत्रिक है, क्या है, तो ये समाजवादी है, यानी कल्याण के लिए ये कार्य करता है, ठीक है। एक जगह फंड इकट्ठा रहता है और उसी से पूरे सदस्यों का कल्याण किया जाता है। फिर देखिए संयुक्त परिवार समाज के लिए कल्याणकारी संस्था है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि कैसी संस्था है, तो कल्याणकारी संस्था है। परिवार एवं नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया, इरावती कर्वे ने किया है। संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन MS गोरे ने किया है। और गोरे एवं देसाई का एक महत्वपूर्ण कथन है, वर्तमान में संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार घटे हैं किंतु प्रकारात्मक रूप से इनकी संख्या कम नहीं हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी कोटेशंस इसमें दिए गए हैं सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। फैमिली से रिलेटेड मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 में लिखी गई थी, KM कपाडिया ने लिखा था। और फिर है हिंदू किनशिप, KM कपाडिया ने लिखा है, ठीक है। हिंदू सोसाइटी किसने लिखा है, इरावती कर्वे ने लिखा है। और हिंदू किनशिप लिखा है KM कपाडिया ने। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली 1968 में लिखी गई थी, ठीक है। फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ पंडित साहब रूरल कश्मीर, ये लिखी गई TN मदन के द्वारा, ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये लिखी गई 1964 में, ठीक है। और ये लिखा है किसने, ये लिखा है IP देसाई ने। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ या फिर सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन इंडिया, ये दोनों ही पुस्तकें अगर पूछा जाएगा तो
IP देसाई इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसमें अर्बनाइजेशन एंड फैमिली MS गोरे ने लिखा है। और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो फैमिली है, ठीक है, उसका नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और नगरीकरण का फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। MS गोरे ने इसके बारे में चर्चा की है। फैमिली इन किनशिप इन ए स्टडी ऑफ पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, TN मदन ने जो कश्मीर में जो फैमिली है उसके बारे में, नातेदारी और परिवार के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि किस तरह से वहाँ पे चेंजेस आए और क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था है, ठीक है। और महुआ में जो फैमिली का सिस्टम है उसके बारे में IP देसाई ने बताया था। तो जिसकी जो किताब है वो बेसिकली, अगर जो किताब में कोई एरिया का नाम लिखा जाता है और वो फैमिली से रिलेटेड बुक है, तो उस बुक में स्पेशली उस फैमिली के बारे में, वहाँ की फैमिली, वहाँ का सिस्टम जो है, नातेदारी व्यवस्था जो है, उसके बारे में चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको